उत्सवों का हमारे पास क्या विकल्प है? उनके जो उत्सव हैं, उनके जो अन्याय, अत्याचार, अपमान पे आधारित उत्सव हैं, उनके उन उत्सवों के विकल्प में हमारे पास क्या व्यवस्था है? तो मैं समझता हूं कि बहुजन समाज ने आज अपने लिए अनेकों उत्सव तैयार किए हैं, अनेकों उत्सवों के अवसर तैयार किए हैं और 25 दिसंबर बौद्ध महोत्सव के रूप में तैयार करके सामने करके एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया है। ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। हम यहाँ इस संदेश के सहारे आने वाले समय में अपनी संस्कृति की रचना कर सकते हैं। अपने समाज के जीवनचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए उसकी एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और बता सकते हैं कि बहुजन समाज उस सपनों के आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए हमारे समाज के अनेक नायक नायिकाओं ने अपने पूरे जीवन की आहुति दी, उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में हम सबका यहाँ पे होना ये जाहिर करता है, ये दिखाता है कि निराशा का समय दूर हो गया है। जो निराशा और हताशा है उसका समय दूर हो गया है। हमने अपनी लड़ाई को लड़ना शुरू कर दिया है। बाबा साहब 25 दिसंबर 1927 को जिस लड़ाई का बिगुल फूंकते हैं, जिस संघर्ष की घोषणा करते हैं, मनुस्मृति नामक विषमता मूलक ग्रंथ को सांकेतिक रूप से जला के जिस लड़ाई की वो घोषणा करते हैं, उस लड़ाई में हम बहुत आगे निकल आए हैं। हमें उनके उन सिद्धांतों से, हमें उनके उन ग्रंथों से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास अब संविधान है, हमारे पास अब संविधान है। समता मूलक समाज की स्थापना करने का हमारे पास एक बहुत महान दस्तावेज है। उस दस्तावेज के सहारे हम अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि जिन नायक नायिकाओं ने अपने जीवन की आहुति दी, बाबा साहब की ही हम अगर बात करें, अपने 4 संतानों का और मां रमाई का बलिदान करके उन्होंने जो खाका हमारे लिए बनाया था, उस खाके में अब बहुत खूबसूरत रंग भरे जाने लगे हैं। यहाँ पे रंग बिरंगे पोशाकों में जिस तरीके से हमारे साथी हैं, जिस तरीके से बच्चे खूबसूरत आयोजन दे रहे हैं, खूबसूरत प्रस्तुति दे रहे हैं, ये बहुत सकारात्मक चीज है और ये सुकून का विषय है कि बाबा साहब जिसके लिए अपने पूरे परिवार की आहुति देते हैं, आज पूरी देश दुनिया के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे महापुरुषों के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए देश दुनिया के अंदर करोड़ों बच्चे, बाबा साहब के करोड़ों बच्चे, और मैं कहता हूं कि आज भारत के अंदर कम से कम 100 करोड़ लोग ऐसे हैं, उनको आप SC ST OBC के रूप में जानते हैं, देश दुनिया में आप उनको बहुजन समाज के रूप में जानते हैं। पूरे देश दुनिया के अंदर कम से कम 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के संदेश से कहीं ना कहीं संचित हो चुके हैं। बाबा साहब का संदेश आगे बढ़ रहा है। देश का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, देश कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे बाबा साहब के संदेश को ना पहुंचा दिया गया हो। ये बात और है साथियों कि अभी हमें जहां पहुंचना है, जिस जगह पे पहुंचना है, जिस ऊंचाई पे पहुंचना है, वहां पे नहीं पहुंच पाए हैं। क्यों? क्योंकि ये मंजिल बहुत महान है, ये मंजिल बहुत ऊंची है, ये लड़ाई बहुत लंबी है। लेकिन साथियों, हम जहां से आए हैं, हम जहां से यहां तक पहुंचे हैं, वो रास्ता भी कम खूबसूरत नहीं रहा है, वो रास्ता भी कम महान नहीं रहा है। अगर पिछले 2-3 पीढ़ियों की ही हम बात करें कि हमारी पिछली 2-3 पीढ़ियां कहां पे थी, 1950 के आसपास जब संविधान लागू हुआ तब हम कहां पे थे, और आज पिछले 72 साल में हमने किस मंजिल को प्राप्त किया है। तो आप सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, आपके सांसों के अंदर गर्मी आ जानी चाहिए कि आपने ब्राह्मणवाद को हिला के रख दिया है। ब्राह्मणवाद आज कांपने लगा है। अगर भारत के अंदर आज ब्राह्मणवाद को किसी से डर लगता है तो वो बाबा साहब की संतानों से डर लगता है, बाबा साहब के विचारों से डर लगता है। बाबा साहब के बिना, अम्बेडकरवाद के बिना इस देश का भविष्य नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर
इस देश का कोई भविष्य है, भारत का कोई भविष्य है, तो वो बाबा साहब के साथ होके ही चल सकता है, बाबा साहब को साथ लेके ही चल सकता है। इसलिए कहते हैं कि अंबेडकरवाद ही भारत का भविष्य है। तो ये बाबा साहब का अंबेडकरवाद क्या चीज है साथियों, इस पे मैं 10 मिनट अपनी बात रखूंगा कि बाबा साहब हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, बाबा साहब हमसे क्या अपेक्षा रखते थे और हमें किस तरफ उस चीज को लेके जाना है। क्योंकि बाबा साहब कोई एक व्यक्ति नहीं है, बाबा साहब का पूरा संदेश पिछले 200 साल में भारत के अंदर हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए, ज्योतिबा फूले से लेके अयंकाली और देश के हर कोने के अंदर जितने भी हमारे सामाजिक क्रांतिकारी हुए, बाबा साहब ने उन सब के संदेशों को, उन सब के सिद्धांतों को, उन सब के संघर्षों का सामुच्य बना के, समरी बना के अपनी किताबों में, अपने ग्रंथों में, अपने जीवन में उतार दिया। इसलिए जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो बहुजन समाज में जन्मे हर नायक और नायिका की बात करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने जो हमें साहित्य दिया, बाबा साहब ने जो हमें संघर्ष का रास्ता दिखाया, उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अगर बाबा साहब के रास्ते पे हम चल रहे हैं तो उन तीनों में से कम एक रास्ते पे हम जरूर चल रहे होंगे। अगर उस एक रास्ते पे हम नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी मान्यवर काशीराम साहब जिस बात को कहते थे कि मैं बहुजन समाज को लायक समाज बना रहा हूं, जब हम लायक समाज बनाने की बात करते हैं तो साथियों लायक हम किसको कहते हैं, लायक संतानें हम किसको कहते हैं। लायक संतान होने का मतलब है जो अपने दादा परदादा, नाना नानियों के संघर्ष को, उनकी विरासत को आगे लेके जाए, जो अपने माता पिता की विरासत को आगे लेके जाए, वो लायक संतान कहलाती है। और जो उनकी विरासत को बिखेर दे, जो उनकी विरासत को विखंडित कर दे, उसको हम वही कहेंगे जो आप समझ रहे हैं। हम जानते हैं कि हम बाबा साहब के उस संदेश को अगर समझने का प्रयास करें तो अपने जीवन की कसौटी को देख सकते हैं, अपने जीवन को देख सकते हैं कि वास्तव में हम उस पर आगे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। बाबा साहब का पूरा संघर्ष, अगर उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, अगर उन्होंने मनुस्मृति को ध्वस्त किया, तो उसका एक बड़ा कारण यह था कि मनुस्मृति के अंदर इंसान को इंसान न समझ के उसको जानवर की तरह खांचों में बांट दिया गया, हजारों टुकड़ों में बांट दिया गया, उसके अंदर विषमता को कूट कूट के भर दिया गया। इसलिए बाबा साहब का सारा जीवन संघर्ष भारत के अंदर जाति विभेद को समाप्त करके, जाति को नेस्तनाबूद करने का रहा। समाज को विभिन्न टुकड़ों में तोड़ के, लगभग 7000 टुकड़ों में तोड़ के रखा गया। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जब तक जाति का विध्वंस नहीं होता तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए बाबा साहब ने एक बहुत महान किताब लिखी, जाति पर सबसे महान किताब आज तक जो लिखी गई है वो है जाति का विध्वंस, जो बाबा साहब ने 1936 में लिखी। वो किताब भी एक भाषण के रूप में ही था, लेकिन उस भाषण को होने नहीं दिया गया, इसलिए बाबा साहब ने उस किताब को छपवा दिया। उस किताब का नाम जाति का विध्वंस है। उसमें बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि इस जाति ने इस समाज को समाज नहीं बनने दिया, इस देश को देश नहीं बनने दिया। अगर भारत को भारत बनाना है, भारत को देश बनाना है, भारत को राष्ट्र बनाना है, तो पहले हमें जातियों को ध्वस्त करना पड़ेगा। और इसीलिए मान्यवर काशीराम साहब जैसे व्यक्ति जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन का निर्माण करते हैं, ऐसे बड़े आंदोलन को चलाते हैं और समाज को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। आज खुशी की बात है कि कम से कम जो ये 7000 टुकड़ों में तोड़ा हुआ समाज है, बिखेरा हुआ समाज है, इसमें से कम 3000 जातियां इस जाति तोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने अपने आप को आज ब्राह्मणवाद से कहीं ना कहीं अलग कर लिया है और ये लड़ाई बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। सब लोग इसमें हम अपना छोटा मोटा जो भी सहयोग हो सकता है वो देते हैं। इसलिए हमें साथियों अपनी जाति को तोड़ना पड़ेगा। जाति को कैसे तोड़ सकते हैं? जाति को तोड़ सकते हैं सही को सही कह के, गलत को गलत कह के, अच्छे को अच्छा कह के, बुरे को बुरा कह के, न्याय का पक्ष लेके अन्याय का विरोध करके, विज्ञान का पक्ष लेके अज्ञान का विरोध करके हम साथियों इस जाति को तोड़ सकते हैं। जाति का विभेद एक बड़ी लड़ाई है जो बाबा साहब और हमारे सभी आंदोलनकारियों ने जिसके खिलाफ संघर्ष किया है। बाबा साहब से पहले ज्योतिबा फूले ने इस बात को कहा कि जब तक
टुकड़ों में तोड़े हुए समाज के अंदर यूनिफॉर्मली यूनाइटेड एंड इमोशनली इंटीग्रेटेड बहुजन समाज नहीं बन जाता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, यूनिफॉर्मली यूनाइटेड एंड इमोशनली इंटीग्रेटेड समाज नहीं बन जाता है, भावनात्मक रूप से एक समाज का निर्माण नहीं हो जाता है। चाहे उसमें शूद्र हो, चाहे उसमें अछूत हो, चाहे उसमें भील हो, चाहे उसमें यवन हो, चाहे उसमें कोई भी समाज के साथी हो जिनको जाति के आधार पर तोड़ा गया है, तब तक भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। ये पहली बात है। अगर हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन का हिस्सा है तो हम अपने आप को लायक कह सकते हैं, बाबा साहब की लायक संतान कह सकते हैं। हमें इन टुकड़ों में तोड़े हुए समाज को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन साथियों, ये इतना आसान काम नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर अब तक ये काम करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस प्रयास में सफलता नहीं मिल पाई, अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। इसके लिए बाबा साहब हमें दूसरी बात बताते हैं कि इसको कैसे तोड़ा जा सकता है। इसको साथियों तोड़ा क्यों नहीं गया अभी तक? इसको अभी तक तोड़ा इसलिए नहीं जा सका क्योंकि जिन लोगों को जाति से फायदा है वो जाति को तोड़ेंगे नहीं, और जिन लोगों को जाति से नुकसान है उनके पास जाति को तोड़ने के साधन नहीं है। बाबा साहब ने 3 साधन बताए। बाबा साहब ने कहा कि आपके पास या तो हथियार होने चाहिए, बाबा साहब ने कहा कि या तो आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, बाबा साहब ने कहा कि नहीं तो आपके पास संपत्ति होनी चाहिए। हथियार होने चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए या संपत्ति होनी चाहिए। जब तक इन तीनों में से आपके पास कोई एक हथियार नहीं होगा तब तक आप जाति का विध्वंस नहीं कर सकते हैं। इन तीनों हथियारों के ना होने की वजह से या तीनों में से किसी भी एक हथियार के ना होने की वजह से हम जाति व्यवस्था का विध्वंस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि इन तीनों हथियारों में से एक आपको अवश्य लेना चाहिए। और सबसे आसान क्या चीज है? इन तीनों में सबसे आसान क्या चीज है? इन तीनों में सबसे आसान है शिक्षा। शिक्षा लीजिए, शिक्षा लेंगे तो संपत्ति भी आ जाएगी, और शिक्षा लेंगे तो आपके पास हथियारों के लाइसेंस भी आ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा आपके दिलो दिमाग पर, शिक्षा आपके मस्तिष्क पर पड़े हुए जालों को साफ करती है, अंधविश्वास के, अज्ञान के, अयोग्यता के, अक्षमता के जालों को साफ करती है। इसलिए बहुजन समाज ने अपने लिए पिछले 60-70 साल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हथियार को चुना, और वो सबसे महत्वपूर्ण हथियार क्या है? वो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है शिक्षा। साथियों, आपको जान के आज गर्व होगा कि भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट के इस समय पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे उनके प्रोफेसर इस समय पे हैं। ये आपके लिए खबर हो सकती है साथियों, लेकिन सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के ही कम से कम देश के अंदर 1 लाख प्रोफेसर इस समय पे काम कर रहे हैं। और इन लोगों ने अपने विश्वविद्यालयों के अंदर, अपने महाविद्यालयों के अंदर इतनी गर्मी पैदा कर दी है, इस तरह की व्यवस्था को पैदा कर दिया है कि जो मनुवादी व्यवस्था थी, जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के अंदर व्यक्ति को जातियों के खांचों में बांट के रखा गया था, जो आपको देख के जिनको आपके कपड़ों से बदबू आती थी, आपको क्लास से जो लोग बाहर कर देते थे, मैं उन शिक्षकों की बात कर रहा हूं जो बाबा साहब से लेके हम सबको झेलना पड़ा है। उन द्रोणाचार्यों की बात कर रहा हूं जिन्होंने हमारे कहीं ना कहीं हमारे रास्ते की रुकावट बनने का प्रयास किया है। आपको जान के खुशी होगी कि आज देश के सभी विश्वविद्यालयों के अंदर कम से कम 1 लाख शेड्यूल कास्ट शिक्षक प्रोफेसर हैं जो बाबा साहब की विचारधारा से, जो बाबा साहब और ज्योतिबा फूले, मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा से प्रभावित होकर एक समता मूलक विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसीलिए आप कई बार विश्वविद्यालयों में देखते हैं कि हमारे छात्र उत्तेजित हो जाते हैं, हमारे छात्र कई बार प्रदर्शन करते हैं। ये एक बड़ी चीज हो रही है। धीरे धीरे इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसी से मनुवाद घबरा रहा है, कहीं ना कहीं इसी से ब्राह्मणवाद के अंदर डर पैदा हो रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने अपनी शिक्षा, अपने ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसे लोगों की शिक्षा को बच्चों के दिलो दिमाग में उतार दिया, तो ये आने वाले समय में आदर्श नागरिक बनेंगे, आने वाले समय में महान भारतीय बनेंगे, और इस देश से जाति व्यवस्था को, मनुवाद को, वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। इसीलिए आज इन लोगों ने, जो मनुवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, उन्होंने शिक्षा का
शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया है, उच्च शिक्षा को ध्वस्त करने का प्रयास शुरू कर दिया है। लेकिन साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। आज लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर, घरों में, गांवों में, अधिकारी ऑफिस में बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों को स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, हम लोगों को कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, हम लोगों को विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया गया। इस तरह की बातों को हम लोगों ने आप लोगों से पढ़ा है, हम लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब से पढ़ा है। इस तरह के सामाजिक आंदोलनों से पढ़ के हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए अगर ये विश्वविद्यालयों को बंद भी कर दें, अगर ये विश्वविद्यालयों का व्यवसायीकरण भी कर दें, उसका पूरा प्राइवेटाइजेशन भी कर दें, तब भी आज ये आंदोलन, बहुजन आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है, रुकने वाला नहीं है। जिस जगह से हम आए हैं, दुनिया की कोई ताकत अम्बेडकरवाद को पीछे नहीं धकेल सकती है। आप अपना हौसला बनाए रखें, आप अपनी हिम्मत बनाए रखें, अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, अपने परिवार पर ध्यान रखिए।